सुनील जी, आपसे वापस जुड़ते हैं। आपने लगभग 400-500 कंपनीज जरूर रिसर्च करी होंगी अपने 30 साल या 35 साल के करियर में। ये बताइए, बहुत समय तक ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन को चेस करते रहते हैं और तब तक या तो स्टॉक हाथ से बाहर निकल जाता है या वो इंफॉर्मेशन बेकार होती है। तो कौन सी एक ऐसी लाल रेखा खींचनी चाहिए, रेड लाइन, कि भाई इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी नहीं है? क्योंकि मैंने ये अक्सर देखा है कि जितनी गहरी आपकी पढ़ाई होगी उतनी ही सोच आपकी कमजोर होती रहती है। शैलेंद्र जी, मैं आपको करेक्ट करता हूं। पहले सुनील के बारे में, मुझे लगता है 98% ऑफ लिस्टेड कंपनीज में सुनील ने कभी ना कभी रिसर्च करी होगी। हो सकता है 1-2% रह जाए, और वो भी एकदम बिल्कुल जो कचरा होगा वही छूट गया होगा। एंड ही हैज एन ओपिनियन on those 98% stock. Right, wrong की बात अलग है, but he has an opinion. He must have seen that balance sheet at some point of time. नहीं तो basically I still read around. सवाल का जवाब देने के लिए। Yeah, I still read around 1500 balance sheets a year, frankly. और मेरा ये मानना है कि कोई भी काम आप रेगुलर करो ना, तो ही फायदा है उसका। आपने कोई भी काम अगर एक बार किया, दूसरी बार छोड़ दिया, स्विमिंग अगर आपको करना है तो रेगुलर करना है, आपको सिंगिंग करना है तो रेगुलर करना है, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो रेगुलर करना है, तो ही आप उसके ऊपर है ना कंट्रोल। बिकॉज आई बीन रीडिंग बैलेंस शीट फॉर 15-20 ईयर्स, अब मुझे बैलेंस शीट पढ़ने में 5-10 मिनट ही लगता है, बिकॉज मुझे पता है कौन सी कंपनी में क्या देखना है। जहां तक इंफॉर्मेशन का सवाल है ना, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंफॉर्मेशन आजकल बहुत आसानी से अवेलेबल है और बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर आपको यूएस इलेक्शन के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको 4 साल पढ़ोगे तब आपको जाके पता चलेगा कि क्या होने वाला, तब तक अगला इलेक्शन आ जाएगा। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर देयर आर 2-3 थिंग्स। वन इज इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, बट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। तो खाली इंफॉर्मेशन जुटाने में कोई फायदा नहीं है। और आजकल फ्रेंकली मैं बताऊं, इंफॉर्मेशन है ना कमोडिटी बनते जा रहा है, इतनी वेबसाइट है। आई थिंक व्हाट इज नीडेड इज कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ यूज करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और दूसरा है ना, अभी जैसे काफी बार हमको लगता है अरे ये कंपनी का नंबर ये क्वार्टर तो खराब आने वाला है, हम रुके हुए हैं कि खराब क्वार्टर का नंबर आएगा फिर लेंगे, पता चलता है तब तक खराब आता है, तब तक तो भाव 50% बढ़ गया, यू नो। तो आई थिंक समटाइम्स दिस इंफॉर्मेशन आल्सो इज अ लायबिलिटी टू सम एक्सटेंट, बट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो युग है डिसरप्शन का, उसमें एक नई सोच भी बहुत जरूरी है। और इसलिए ना हम तो हमारे जैसे ऑफिस में आई मेक इट अ पॉइंट दैट एटलीस्ट 30-40% ऑफ माय एनालिस्ट आर एब्सोल्युटली न्यू, जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, कोई उनका कोई बायस नहीं है, और दे आर एक्सपोज टू न्यू टेक्नोलॉजीज। तो ही आप इवॉल्व होते जाओगे। नहीं तो आप है ना अभी भी आप पेपर की कंपनी है और स्टील की कंपनी है और कपड़े की कंपनियां खरीदते रहोगे और पता चला कि ये सब कंपनियों में कुछ होनी जानी नहीं है और world is moving to another right. So I think a mix of information, but more important, how to utilize that information. And third is, in every investment decision, think about what disruption can hit that business. सुनील जी, आपने 2-3 बातें अपने इतने बेहतरीन जवाब में दी हैं, उनको मैं दोबारा टच करूंगा। लेकिन ये बताइए, ये जो आप 1500 बैलेंस शीट हर साल पढ़ते हैं, उनमें से 10 या 5 कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कॉमन है, जो आप देखते हैं, वो जरा उनका जिक्र कीजिए, फिर हम जुड़ेंगे मधु जी से। देखिए, कोई इसमें है ना रॉकेट साइंस फ्रैंकली कोई है नहीं, ना ही कोई फॉर्मूला है। तो फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीइंग अ सीए एंड बीइंग अ मारवाड़ी, कैश फ्लोज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक है ना डिफरेंस है प्रॉफिट होना और प्रॉफिट दिखाने में। आई थिंक एज इन्वेस्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश दिस, कि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है कि दिखाया है, और वो कैश फ्लो से दिखता है। देन देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स, यू नो। आई थिंक आजकल जो मैनेजमेंट है, दे ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत वो अपना कष्ट करते हैं, बहुत समझ के बैलेंस शीट बनाते हैं। तो मैनेजमेंट डिस्कशंस that become very important. Obviously the finer points जो ऑडिट रिपोर्ट में आती है, अगर क्वालिफिकेशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आज के जमाने में, क्योंकि आपने ऑफ बैलेंस शीट कर दिया आइटम, और सीए सब ज्यादा करके जो हमारे दर्शक हैं वो एटलीस्ट ऑन द वेबिनार सीए हैं, तो वो समझेंगे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देयर आर सम स्मॉल थिंग्स, यू नो। जैसे आई गेट वेरी एक्साइटेड अगर कोई प्रमोटर ने अपनी वाइफ को या बेटियों को डायरेक्टर बना रखा है, क्योंकि अगर नियत खराब होगी तो कभी नहीं करेगा ऐसा। तो यू नो दीज आर सम क्वालिटेटिव पॉइंट्स आल्सो। बट एज आई सेड, यू नो, आप अगर बैलेंस शीट कंटिन्यूस पढ़ते जाओगे ना साल भर साल,
तो कुछ ना कुछ आप नया सीखते जाओगे। उसके बाद में भी हम गलती करेंगे, कोई ना कोई प्रमोटर होगा जो हमारे से 100 गुना बुद्धिमान है और वो हमको बेवकूफ बना के जाएगा। तो आई थिंक वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो, क्योंकि तभी वो प्रमोटर है और हम लोग अपना बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसको लगाते हैं। बहुत ही शानदार चीजें आपने बताई सुनील जी कि बैलेंस शीट में क्या क्या देखना चाहिए। वापस जुड़ेंगे मधु जी से। केला साहब ये बताइए, कुछ समय पहले सुनील जी ने जो स्मोक स्टैक कंपनीज जिन्हें हम कहते हैं, पेपर बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं, स्टील बनाती हैं, सीमेंट बनाती हैं, उनके बारे में चर्चा करी और आपने सुनाई कि उन्होंने क्या कहा। ये जो न्यू इकोनॉमी हमारे सामने उभरती हुई आ रही है, कंपनीज जो मोबाइल फोन्स बनाती हैं, इंटरनेट पे क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं, कुछ लिस्टेड भी हैं, या ऐसी इकोनॉमी जो आप और हम देख तो नहीं पाते लेकिन हमारे बच्चे उसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उसको आप कैसे वैल्यू करते हैं? शैलेंद्र जी, हार्ट टू हार्ट बात यह है कि हमारा वो सब बहुत मेजॉरिटी ऑफ वो कंपनीज में एक्सपोजर ही नहीं है, क्योंकि वो जो एक्शन हो रहा है वो अनलिस्टेड स्पेस पे हो रहा है। इट इज नॉट हैपनिंग इन द लिस्टेड स्पेस। तो अगर मैं इसको ब्रॉडली बोलूं तो स्टॉक मार्केट तो ओल्ड इकोनॉमी हो गया है, और जो न्यू इकोनॉमी है वो है अनलिस्टेड प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल। तो बहुत सारी वो जो कंपनियां है ना स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। और जो अब जो छोटी मोटी है जो आ गई है उनका वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया है ना, जैसे सपोजिंग लेट अस से naukri.com है, मैंने कई बार उसको एनालाइज करने की कोशिश करी, पर हमारे तो क्या आप हमको जो है ओल्ड फैशन मान लो या कम एक्सपोजर मान लो या समझ नहीं मान लो, वट एवर यू मे थिंक, यू नो, एक कंपनी जो सपोजिंग 20-25 का ग्रो कर रही है और 50-60-70 का पी हो गया है, तो मेरे तो जहन में नहीं जाता है कि मैं उसको कैसे वैल्यू करके ले सकता हूँ। स्टिल वी आर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। What I'm saying is parameter to analyze the old or the new economy stocks are the same, and you get winners even in the new businesses. There are lots of new businesses which are getting listed, which have got listed, which are creating shareholder value. But वो आप हमेशा वही देखते हो कि एक वो डिसरप्टर है कि वो डिसरप्शन का शिकार है इन द न्यू इकोनॉमी। दूसरा ये कि किस टाइप की ग्रोथ आ सकती है, और अगर आप लकी हैं और आपको वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल जाए तो ऑब्वियसली न्यू इकोनॉमी में पैसा है। और ये स्टॉक शैलेंद्र जी इसलिए भी महंगे है ना, क्योंकि सबको समझ आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यू जहां बहुत डीप वैल्यू है, जैसे मैंने पीएससी स्टॉक्स की बात करी, कितने ज्ञानी है स्टॉक मार्केट में जिनको सारा कुछ पता है पर फिर भी पैसा नहीं बन रहा है। पर क्यों? क्योंकि वो हेडविंड है, वो चल नहीं रहा है। यू नो, किसी न किसी दिन हो सकता है चलेगा, पर वो चल नहीं रहा है। यू नो, अपॉर्चुनिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि अभी वो नहीं चल रहा है, और जहां पे चल रहा है न्यू इकोनॉमी में वहां पे जाके बैठो, पर वहां पे सबको बैठने, इसलिए वो ज्यादा महंगे। जी जी, क्या बात है। अच्छा मधु जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझ गया कि वो सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, नंबर ऑफ कंपनीज वहां पे कम है, इसलिए बहुत जल्दी डिस्कवर होके बहुत जल्दी महंगी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा मधु जी ये बताइए, सुनील जी ने तो कहा कि वो 1500 बैलेंस शीट साल की पढ़ते हैं, कम से कम इसके 50% तो आप भी पढ़ते होंगे। ये बताइए कौन सी 3 या 4 चीजें अहम है जो आप देखते हैं? ऑनेस्टली मेरा सुनील के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है और एक्सेस है, तो मैं पहले मधु पढ़ाता है, पढ़ता नहीं है। So in a more serious manner, you know, मैं बैलेंस शीट पढ़ता हूँ जहाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है कंपनी में, वो बैलेंस शीट पढ़ता हूँ। पर यू नो, मेरे भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं देखता हूँ, जो मैंने सीखा है। यू नो, टिपिकली मैं आजकल कोई भी कंपनी देखता हूँ शैलेंद्र जी, मेरे को एक 10 साल का एक साथ उसका ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए कि 10 साल में वो कंपनी में क्या हुआ है, 10 साल में कितना कैश फ्लो हुआ, 10 साल के अंदर उसने कितना कैपेक्स किया, 10 साल के उसने कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। क्योंकि अगेन यू नो, बहुत सारी जगह पे
जहां पे हम मानते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है, पर अगर फ्री कैश जनरेट नहीं कर रहा है तो शेयर होल्डर वैल्यू नहीं बनता है इवेंचुअली, तो मैं कुछ चीजें मेरे लिए पेक्यूलियर हो गई अभी। वैसे मैं 20 क्वार्टर 25 क्वार्टर की अर्निंग एक साल देखना चाहता हूँ, ताकि वो एक दो क्वार्टर में कभी अच्छा हो जाए या एक दो क्वार्टर में कभी खराब हो जाए ना, तो उसमें हमारा कोई बायस नहीं होना चाहिए। थर्ड, I definitely look at the cash flow statement very carefully, and I am only interested if the company is making free cash flow. I don't look at absolute ROE. I look at the rate of change. क्योंकि अगर लेटर से ROE आज 8% है और कोई शेयर मेरे को 0.3 टाइम बुक पे मिल रहा है, पर मुझे अगर ये लगता है कि ये ROE 15 हो जाएगी, तो मेरा जो 0.3 टाइम बुक पे मैं जो ले रहा हूँ, अगर वो एक टाइम पे भी जाके कोट करता है 8 का 15 ROE होता है, तो मेरे को डबल रिटर्न मिलता है। सो आई डोंट गेट टू मच पर्टर्ब्ड लुकिंग एट कि लो ROE है। मेरा हमेशा ये होता है कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से इसकी ROE बराबर बन जाएगी क्या। चलिए, तो ये दो तीन अहम चीजें आपको मधु जी ने बताई। फ्री कैश फ्लो पर आप बहुत ध्यान देते हैं और साथ ही साथ एब्सोल्यूट ROE पर इतना रुझान नहीं है जितना कि फ्री कैश फ्लो पर है। सुनील जी वापस एब्सोल्यूट ROE पर रुझान है, बट एक्सपेक्टेड ROE पे रुझान है, नॉट ऑन द हिस्टोरिकल ROE। जी सुनील जी, हाँ राकेश जी बताइए। मैं यहाँ ऐड करूंगा, इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैनेजमेंट। इंडिया में मेरे ख्याल से 15 या 20% मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट हो गए, बाकी तो मेरे ख्याल से 75-80% सब राम राम ही है। मैं ज्यादा वर्ड यूज करूंगा, और बाकी तो कैश फ्लो वगैरह तो यही है। जब तक मैनेजमेंट की नीयत अच्छी नहीं होगी, और अगर मैनेजमेंट पैसे वाला है और कंपनी पैसे वाली नहीं है, तो बस भगवान मालिक है उसका। सो कंपनी हैज टू बी रिच, मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिच। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने यहाँ इंडिया की क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। अभी सब बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट बोला राकेश जी ने, हमसे मिस हो गया। पर अल्टीमेटली आप कोई भी बैलेंस शीट देख लो, अगर मैनेजमेंट के ऊपर आपको फेथ नहीं हो, कुछ भी दिखा रहा है, तो वैल्यू नहीं मिलेगा। वी हैव टू बी कंफर्टेबल विद द मैनेजमेंट वेयर वी आर इन्वेस्टिंग। सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगा, शैलेंद्र जी, एक पॉइंट यहाँ लूंगा कि हमारे स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ हम एवरी डे वी लर्न समथिंग। इट्स ए लर्निंग, एवरी डे लर्निंग। मतलब हमको अगर यहाँ पैसा कमाना है तो शेर के मुंह से पैसा कमाना ऐसा इजी नहीं है, और हमको हमारी मिस्टेक्स को, आज जो 30 साल में हमने मिस्टेक्स की है उसको नोट करके रखना चाहिए। सक्सेस स्टोरी हर व्यक्ति बताता है, मिस्टेक कोई नहीं बताता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे वी मेक मिस्टेक, दैट शुड बी नोटेड डाउन, एंड एवरी डे वी शुड लर्न समथिंग, लर्न, रीलर्न एंड लर्न। दैट इज ओनली द मंत्र। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया मेहता साहब। एक जमाना था कि एक बहुत जबरदस्त IPO बूम आया था हमारे बाजार में। ये बात है 1992 से 1994 तक की, और तब मैं IPO मार्केट ट्रैक करता था। IPO के पैसे जैसे ही कंपनी के बैंक अकाउंट में आते थे, कई डायरेक्टर्स और कई ओनर्स 2-2 मर्सिडीज ऑर्डर करते थे, और उसी से समझ में आ जाता था कि आगे वाली कंपनी का क्या हाल होगा। सुनील जी वापस आपसे जुड़ते हैं। बहुत सारे रॉबिनहुड ट्रेडर्स हमारे सामने बाजार में जुड़े हैं, लगभग 1.5-2 करोड़ लोग। बताइए उनके लिए आपका क्या रोड मैप है? बहुत लोग बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा लेकर बाजार में आते हैं और पहले ही महीने में वो गलत ट्रेडिंग में उड़ा देते हैं। आपकी राय उनके लिए? देखो, पहली बात तो आपने नाम ही उनको रॉबिनहुड दिया है, तो वो तो एडवेंचर के लिए निकले हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए तो निकले नहीं है। वो तो एडवेंचर करने निकले हैं, पिकनिक मनाने निकले हैं। आई थिंक ये जो 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया लेके आप ट्रेडिंग करते हो, उसका अल्टीमेट जो कंक्लूजन है ना, वो जीरो ही होने वाला है। और ये बहुत दुख की बात है, बिकॉज क्या होता है ना, जब इतने सारे लोगों को नुकसान होगा, तब उनका जो परसेप्शन है इक्विटी मार्केट की तरफ, वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, और उनका लाइफ लॉन्ग है ना, एक खटास रह जाएगी मन में, विच विल डिसवेड देम। उनका नुकसान हो जाएगा, वो कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, कभी जो इंडिया ये 2 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, इतना वेल्थ क्रिएट होगा, वो उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये जो रॉबिनहुड ट्रेड है, ये नाम बहुत अच्छा है, काफी ऑनलाइन ब्रोकिंग कंपनियां इसको एनकरेज भी कर रही हैं, काफी ट्विटर ये वो। बहुत ही सही तरीके से जी। मधु जी, आपके पास कोई रोड मैप या ब्लूप्रिंट होगा
जो हमारे ट्रेडर मंडली जो है, जो फिलहाल बाजार में आई हुई है, बहुत ही मेहनत की कमाई लिए हुए, उनका नुकसान ना हो? टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम अ वेरी टेरिबल ट्रेडर। तो मेरे पास कोई मंत्रा नहीं है, मैं ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करता हूँ ज्यादा ट्रेड करने का। तो मैं उस चीज के ऊपर फोकस करता हूँ जो मुझे आता है, और वो दैट इज लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो बट मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा शैलेंद्र जी, इतनी डिस्कशन हुई है, सी इक्विटी के बारे में एक बात आदमी को जो समझ के रखना है ना, बहुत सारे लोग इक्विटी से घबराते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये शेयर बाजार मतलब कभी का नुकसान हो जाएगा। एंड आई नो सो मेनी पीपल हु आर स्टिकिंग टू स्टिल फिक्स्ड इनकम और रियल एस्टेट इन मेजॉरिटी ऑफ मैनर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। मेरा 25 साल का ये अनुभव है शैलेंद्र जी, और ये मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि रिस्क इज नॉट इन इन्वेस्टिंग, रिस्क इज इन नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज। क्योंकि अगर आपने 4-5% फिक्स्ड इनकम में 15 साल से पैसा रख दिया और इक्विटी मार्केट ने 15% रिटर्न दिया और आपके फिक्स्ड इनकम ने 4% रिटर्न दिया, आई डोंट नीड टू टेल यू, आप अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना करोड़ों अरबों रुपए का आपका नुकसान हो गया बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। सेकंड बात ये है कि भाई आप अब जैसे 4 कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में फेल हो गए, तो क्या आप अपने तकिए के नीचे पैसा रखना चालू कर दोगे क्या? ये जरूरी थोड़ी है कि 4 कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गए तो स्टेट बैंक भी फेल हो जाएगा या एचडीएफसी बैंक भी फेल हो जाएगा, ये तो नहीं है। आपने लालच के मारे जाके वो कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखा तो आपको 3% रिटर्न ज्यादा मिल जाए, जब आपको पता है वो रिस्क है। वैसे जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, आप लालच के मारे आपको लगे कि मेरा पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और जानबूझ के आप जो क्वालिटी कंपनियां नहीं है, जो इंफीरियर क्वालिटी कंपनियां हैं, वहां पे अगर पैसा लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पैसे का नुकसान ही होने वाला है। तीसरा, आई एम श्योर, क्योंकि राकेश भैया कई बार हम इंटरेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने भी आपको बोला होगा कि उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न 15 से 20% है, और he will be very happy if he generated 15-20% return on an annual basis. तो फिर राकेश झुनझुनवाला, after being राकेश झुनझुनवाला, if he is saying that I am happy with 15-20% return, so yeah, these new investors, by what they can say that I want my double or triple my money? तो वो फिर आप रियलिटी में नहीं हो ना शैलेंद्र जी, आप कोई ख्वाबों की दुनिया में हो, बराबर ना? ख्वाबों की दुनिया में अगर हो तो ख्वाब देखने का तो फिर पैसा देना पड़ेगा ना। तो आई थिंक इक्विटी मार्केट में जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं ना, इन तीनों चारों चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हैव रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन, डू नॉट ब्लेम द मार्केट। I would emphasize the risk is not investing, the risk is not being invested in equities versus investing into equities. If you are a good quality investor, equity markets will definitely beat returns of other alternate investments in long period of times. सुनील जी, समय बहुत कम है और क्योंकि आप हम सबसे ज्यादा मिलकर पढ़ते हैं, तो ये आखिरी प्रश्न आपको जाता है। इन ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए जो पिछले 1 साल में हमारे साथ जुड़े हैं, क्या ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग 100% समय देना चाहिए उसको, या ये एक हॉबी भी हो सकता है? अगर आपको सीरियस इन्वेस्टमेंट करना है और सीरियस पैसा लगाना है तो इट कैन नॉट बी अ पार्ट टाइम जॉब। क्योंकि देखो, बाजार है ना, किसी के लिए रुकेगा नहीं, वो तो 9:15 बजे खुलेगा और 3:30 बजे रोज बंद होगा। आप छुट्टी पे हो, आप और कुछ कर रहे हो, और इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और आपको क्लैरिटी है कि मैं ना जो भी शेयर ले रहा हूँ 3, 4, 5 साल के लिए ले रहा हूँ, तो देन यू कैन बी अ पार्ट टाइम इन्वेस्टर ऑल्सो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर, कोई पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन है, आपने अपनी रिसर्च की हुई है, तो आप उसको खरीद के 3-4 साल के व्यू से आप लेके भूल सकते हो, उसमें आप पार्ट टाइम भी होगे तो चलेगा। लेकिन किसी के बोलने पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, आई थिंक दैट इज नॉट, आई डोंट थिंक दैट इज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जिसने आपको कहा है उसका कभी भी ध्यान चेंज हो सकता है, उसका कभी भी व्यू चेंज हो सकता है, और उसको तब ये नहीं पता होगा कि मैंने किसको किसको कहा था ये और किसने किसने खरीदा है। तो खुद के कन्विक्शन पे अगर आपने कुछ किया हो तो यू कैन बी डेफिनेटली अ पार्ट टाइम इन्वेस्टर, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई डोंट थिंक यू कैन बी अ पार्ट टाइम ट्रेडर। तो इस बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल राय के साथ इस शो को टेलीविजन पर यहीं समाप्त करते हैं।
पार्ट टाइम इन्वेस्टर या पार्ट टाइम ट्रेडर मत बनिए। सुनील जी की तरह अगर आप 1500 बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 15 तो पढ़िए हर महीने, और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझकर इस बाजार में पैसा लगाइए। मधु जी ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया कि द रिस्क इज नॉट बीइंग इनटू द मार्केट। और मेहता साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से रिटेल निवेशकों को अपना पैसा बचा के रखना चाहिए। हम सबके साथ आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू।